Hello friends, you are most welcome on our YouTube channel English वाले प्रिंस सर. Guys, this is Prince Raj in front of you, founder and tutor of the Global English Institute. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की. इससे पहले मैंने नाउन्स के वीडियोस डाले हैं. नाउन्स के मैंने बेसिक वीडियोस भी डाले हैं और कुछ एडवांस वीडियोस भी डाले हैं. इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन यू मस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़, ऑल द प्रीवियस वीडियोज़. चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं प्रोनाउंस. देखिए कुछ बात अगर हम बेसिक रूप से करें तो प्रोनाउन आखिर है क्या, व्हाट इज़ प्रोनाउन. सबसे पहले ये सवाल आता है और ये बार बार आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा. फिर मैं एक बार और बता देता हूँ कि प्रोनाउन कहते किसको हैं, आखिर प्रोनाउन का हम यूज करते क्यों हैं, आखिर प्रोनाउन का प्रयोग ग्रामरियन ने किया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ. इन सब बातों पे हम पहले चर्चा करते हैं. देखते हैं. देखिए प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउन जो होता है सपोर्टर ऑफ अ नाउन, लिखा हुआ है ब्रैकेट में यहाँ, सपोर्टर ऑफ अ नाउन. प्रोनाउंस जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ये नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं. नाउन के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है. आखिर क्यों हम इसका नाउन के बदले में प्रयोग करते हैं, तो ग्रामरियन कहते हैं कि नाउन के बार बार रिपीट होने से सेंटेंस का एक्सप्रेशन भद्दा हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है, और इस भद्दापन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अर्थात टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउंस. वही बात लिखा हुआ है, इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन. इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि नाउन के रिपीटिशन को हम अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. चलिए आगे हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका. पहला एग्जाम्पल है मिस्टर सिन्हा इज़ एन ऑफिसर, ही इज़ माई फ्रेंड. पहला एग्जाम्पल हमारा है मिस्टर सिन्हा इज़ एन ऑफिसर, ही इज़ माई फ्रेंड. इसमें देखिए जो ये मिस्टर सिन्हा है एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है. अब फिर देखिए ही इज़ माई फ्रेंड, ही कौन, तो ये मिस्टर सिन्हा के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया ही, जो मिस्टर सिन्हा को रिप्लेस करके आया है. यानी मिस्टर सिन्हा जो दोबारा प्रयोग होना चाहिए था उसके जगह पे ही आया है. अर्थात हम इसको क्या कहेंगे, ग्रामर की भाषा में इसे प्रोनाउन कहा गया, जो नाउन के बदले में प्रयोग हुआ. फिर देखते हैं योर कोट इज़ ब्लैक वन, माइन इज़ वाइट वन. यानी योर कोट इज़ ब्लैक, माइन इज़ वाइट. अब देखिए ये माइन किसको रिप्लेस किया है, तो माइन का अर्थ है यहाँ माई कोट, यानी किसकी बात हो रही है, कोट की बात हो रही है. योर कोट इज़ ब्लैक और माइन कोट यानी माई कोट इज़ वाइट कोट. अब देखिए फिर यहाँ पे वन आ गया, ये भी कोट को रिप्लेस कर दिया, यानी वन के जगह पे यहाँ क्या होना चाहिए था, कोट होना चाहिए था. और अभी हमने कहा कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. यानी माइन का मतलब है यहाँ माई कोट जो कि योर कोट था, यानी ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो वर्ड है ये कोट, इसके रिपीटेशन को अवॉइड माइन किया. और यहाँ पे वाइट वन, वन मतलब क्या, यानी कि कोट, तो कोट के जगह पे हमने क्या लिखा, वन, जो कि एक प्रोनाउन है. इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. मैंने प्रोनाउंस के बेसिक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने पूरे बेसिक के बारे में, जितने भी काइंड्स है इसके प्रोनाउन के 10 काइंड्स के बारे में मैंने बता रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो को समझना आसान हो जाए. क्योंकि अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा जो बेसिक रूप से है, सिर्फ मैं एडवांस्ड के लिए ये वीडियो लाया हूँ. और ये कमीशन लेवल के लिए वीडियोज़ होंगे जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हों या बैंक के कमीशन के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, या NDA, CDS, UDC के लिए, वहाँ पे जो सवाल आते हैं, जहाँ से सवाल फंसते हैं. और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये प्रोनाउन चैप्टर, लेकिन हम इसे बड़े आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं. और अगर आप इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए. चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं. जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनाते हैं, सेल्फ्स प्लुरल में लगाते हैं और सेल्फ सिंगुलर में लगाते हैं, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जो यहाँ लिखा हुआ है. जैसे माई में माई सेल्फ, सेल्फ लगा दिए. आवर में आवर सेल्फ्स लगा दिए. अभी हमने कहा कि सेल्फ इज़ एडेड टू द सिंगुलर एंड सेल्फ इज़ एडेड टू द प्लुरल. सेल्फ हम प्लुरल में लगाते हैं और सेल्फ सिंगुलर में लगाते हैं. देखिए यहाँ माई सेल्फ लिखा हुआ है, इसी का प्लुरल बनाएंगे तो क्या होगा, आवर सेल्फ्स होगा.
जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स ऐड करते हैं तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनता है। आगे चलते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ योर सेल्फ सिंगुलर भी होता है और योर सेल्फ प्लुरल भी होता है। जैसे हम जानते हैं यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल, यू मतलब तुम भी और तुम लोग भी, या प्रतिष्ठा के लिए हम आप या आप लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सभी का अगर हम प्लुरल देखें तो देम सेल्फ्स, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन से बनाए गए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखते हैं कि हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, किन बातों के लिए करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है और वो टर्न्स बैक कहाँ होता है, फिर सब्जेक्ट पर ही होता है। यानी कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उसका संपादन किस पे हुआ, कर्ता पे ही हुआ। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए क्रिया का संपादन सब्जेक्ट पर ही हो और उस दौरान अगर हम CPP का प्रयोग करते हैं अर्थात कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यही बात लिखा हुआ है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट एंड द CPP यूज्ड इज कॉल्ड कंपाउंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो उस दौरान में हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ इत्यादि का प्रयोग इसमें से किसी का भी प्रयोग किया गया है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी नाउन पे रिफ्लेक्शन देगा, या प्रोनाउन होगा तो उस पर रिफ्लेक्शन देगा। देखेंगे जैसे ही हार्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है उसने खुद को चोट पहुँचाई। अब किसको चोट पहुँचाया गया, खुद को, किसके द्वारा, तो उसी के द्वारा। तो यहाँ पे ही पे जो रिफ्लेक्शन शो करने का काम कौन कर रहा है, हिमसेल्फ, अर्थात हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी तरह से हम बोले दे हेल्प देमसेल्व्स, उन लोगों ने खुद की मदद की। तो ये देमसेल्व्स किसकी मदद की, यानी स्वयं की, खुद की मदद की। तो यहाँ पे देमसेल्व्स इस हेल्पिंग को किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट पे। तो यहाँ भी देमसेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। यानी जब कोई कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के द्वारा किए गए जो एक्शन है उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही बताए, शो करे, तब हम जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं कि और हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन CPP का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है, इसका प्रयोग हम एज एन इम्फेटिक प्रोनाउन करते हैं। और ये इम्फेटिक प्रोनाउन कब बनेगा, इम्फेटिक वर्ड बना है इम्फेसिस से। इम्फेसिस का मतलब होता है स्ट्रेस देना, बल देना, उसको स्ट्रेस दे करके उस पर विशेष जोर देना। When CPP is used for the sake of emphasis, then the compound personal pronoun is called emphatic pronoun. जब हम किसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सेक ऑफ इम्फेसिस यानी बल देने के लिए करें, विशेष स्ट्रेस देने के लिए करें, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। एंड दिस इज एन ऑर्नामेंटल यानी नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का नेसेसरी पार्ट नहीं होता है। आप अगर इम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में ना भी लिखे तो सेंटेंस अधूरा नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जहाँ प्रयोग करना है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें तो सेंटेंस के मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ही हार्ट, अगर मैं इस हिमसेल्फ को यहाँ से हटा दूँ, हाइड कर दूँ, तो ही हार्ट, उसने चोट पहुँचाया। अब ये किसको पहुँचाया, ये बात पूरा क्लियर हुआ ही नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। उसी तरह से ये ऑर्नामेंटल है, नॉट नेसेसरी पार्ट। ऑर्नामेंटल जैसे ज्वेलरी में आप एडी नग वगैरह को देखते हैं, वे ऑर्नामेंटल पार्ट होते हैं, मेन पार्ट नहीं होते हैं। उसकी कीमत उतनी नहीं होती है जितना सोने या चांदी की होती है, जो एडी नग वगैरह आप देखते हैं। उसी तरह से ये ऑर्नामेंटल पार्ट है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो बताना ज़रूरी है।
जैसे ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हिमसेल्फ किल्ड द स्नेक, ही हिमसेल्फ किल्ड द स्नेक, उसने स्वयं क्या किया, स्नेक यानी सांप को मारा। यानी किसके द्वारा मारा गया, खुद के द्वारा। किसको, तो सांप को मारा गया। खुद पर रिफ्लेक्ट नहीं है सब्जेक्ट का, वर्क डन किसी और ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, इम्फेसाइज कर रहा है, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी ही को विशेष सेक ऑफ इम्फेसिस उस पर डालने का काम हिमसेल्फ कर रहा है। तो हिमसेल्फ क्या कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। आप इसको हिमसेल्फ को लास्ट में भी लिख सकते थे, ही किल्ड द स्नेक, हिमसेल्फ यहाँ भी लिखेंगे, मतलब दोनों का वही है, सेंस दोनों का वही है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, अक्सर बहुत लोग गलती करते हैं, खासकर इंट्रोडक्शन देने के दौरान बहुत लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ दिस, कुछ भी नाम अपना जो भी बोलते हैं। तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, क्या नहीं बनता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव वर्ड प्रयोग नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए इसका प्रयोग जरूर किया जाएगा, लेकिन यह खुद सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। वही पॉइंट है, अ CPP कैन नेवर बी द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में CPP को हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई लिखा हुआ आप पाते हैं कहीं भी, माई सेल्फ विल डू इट, तो ये माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी पूरी तरह से गलत। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई विल डू इट, माई सेल्फ के जगह क्या लिखेंगे, आई विल डू इट, दिस इज द राइट सेंटेंस। या आप आई को इम्फेसाइज करके माई सेल्फ विल डू इट, अब इसका अर्थ थोड़ा सा इम्फेसाइज हो गया और ये करेक्ट है। इसका मतलब है मैं खुद इस काम को करूँगा, मैं स्वयं इस काम को करूँगा, तब इस बात पे विशेष जोर देना आई पे। तो माई सेल्फ का प्रयोग हम एज अ इम्फेटिक प्रोनाउन कर सकते हैं, जो कि सही है, लेकिन माई सेल्फ का प्रयोग आप एज अ मेन सब्जेक्टिव वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, अभी आपने देखा, जिसका प्रयोग दो प्रोनाउन के जैसा हम करते हैं, एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं, जहाँ से सवाल आते हैं, खासकर एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है प्रोनाउन, इसके सवाल बहुत ही फंसाते हैं, खासकर बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में, जो भी खासकर आप SBI, PO क्लर्क या कोई भी IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपके जो सवाल आते हैं प्रोनाउन से, वे काफ़ी पेचीदा सवाल होते हैं। उसको अगर आप नहीं समझेंगे, थ्योरी को नहीं समझेंगे, तो उसके सवाल सेट्स बनाने में समस्याएं आती है। तो उसको बहुत ही बारीकी से समझते चलिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दिस एंड दिस रेफर टू थिंग्स लाइंग एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, दिस और दीज के बारे में। सबसे पहले दिस और दीज को समझते हैं। व्हाट इज़ दिस एंड दीज। दिस मतलब हिंदी तो जानते हैं, यह होता है। दिस मतलब इसी का क्या होता है, प्लुरल वर्ड होता है। ये आगे लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ के सेंस क्या लिए गए हैं वो समझना है कि दिस और दिस का प्रयोग वैसे वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया, यहाँ नियर होगा। वैसे जो निकट में रखे गए हैं उस वस्तु को या उस व्यक्ति को सूचित करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, संकेत करने के लिए, सूचित या इंगित करने के लिए हम दिस या दिस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड को काट के यहाँ पे नियर कर लीजिएगा। ये टाइपिंग एरर हो गया है, खुद टाइप करने पे थोड़ा सा एरर आ जाता है, उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अल्कोहल, आगे एक और यहाँ पे लाइन होगा, दिस एंड दिस रेफर टू थिंग्स लाइंग एट अ डिस्टेंस। एक लाइन यहाँ पे और, इसके बाद यहाँ पे छूट गया हुआ है, वो मैं बता दूँ कि दैट एंड दोज रेफर टू थिंग्स लाइंग एट अ डिस्टेंस। अब जो दूरी सूचक शब्द होंगे वो दैट और दोज होते हैं, और निकट सूचक जो शब्द होंगे वो दिस एंड दिज का प्रयोग हम निकट सूचक शब्द के रूप में करेंगे। यानी लाइंग एट नियर
कोई वस्तु अगर निकट में है उसके लिए दिस या दिस का प्रयोग करेंगे, और कोई वस्तु दूर में है या कोई व्यक्ति अगर उसको सूचित करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो हम दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस। दिस यानी दिस का मतलब यहाँ क्या है, टोबैको, क्योंकि टोबैको जो है इस दिस के निकट है, नियरेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस लिखा और इसको हमने ब्रैकेट में टोबैको लिख भी दिया है। परहैप्स लेस देन दैट, अब दैट का यहाँ मतलब अल्कोहल है, इसको भी मैंने ब्रैकेट में टाइप करके दे दिया है ताकि कहीं से कोई भी राइटिंग भी समस्या ना आए आपको। अब देखिए, दिस यानी दिस किसके निकट था, टोबैको दिस के निकट है, और दैट यानी हमने कहा ये दैट मतलब है अल्कोहल, जो कि दूरी सूचक शब्द था, ये ब्रैकेट में लिखा गया जो कि यहाँ पे मेन वर्ड है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि दिस और दैट का प्रयोग हम कहाँ के शब्दों के लिए करेंगे या कहाँ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करेंगे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, डॉग्स आर मोर फेथफुल एनिमल्स दैन कैट्स। अब सेमीकोलन फिर दिस का मतलब अब निकट में कौन, कैट्स ही है, तो दिस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कैट को रेफर कर रहा है। अटैच्ड देमसेल्फ टू प्लेसेस एंड दोज यानी कि दूरी सूचक शब्द कौन है, डॉग्स, जो कि लाइंग एट ए डिस्टेंस, तो यहाँ पे दोज का मतलब क्या है, डॉग्स टू पर्सन। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि दिस और दिस, दैट और दोज का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। नोट में एक बात वही बात को ध्यान रखना है कि दिस एंड दिस ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर दिस, दैट, दिस, दोज चारों का प्रयोग किया गया है तो दिस एंड दिस को हम पहले प्रयोग में लाएंगे, फिर दैट और दोज को प्रयोग में लाएंगे। इस प्रकार से इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग फिर देखते हैं प्रोनाउन के और कुछ टाइप्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो मैंने कहा है, अगर आपने हमारा बेसिक वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में भी बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के भी बारे में बता रखा है। उसमें और भी जो 10 काइन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक के बारे में हमने बात किया ही, पर्सनल प्रोनाउन भी है उसमें, इन सब के बारे में उसमें डिटेल से बताया गया है। अभी हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को थोड़ा सा इन डिटेल लेकर समझते हैं। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट जो डिफिनिट नहीं हो, यानी अनिश्चित। अब देखिए, इंडेफिनिट में कौन कौन आता है, वन, एनी वन, नन, एवरी वन, वेदर। वहीं पे अगर हम देखें तो आइदर, नाइदर, ईच, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होगा वे एक जनरल वे में, सामान्य वे में किसी भी नाउन को रेफर करने का काम, यानी उसको रिप्लेस करने का काम करेगा, कोई पार्टिकुलर या कोई स्पेसिफाइड नाउन को नहीं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम क्या है, तो ये प्रोनाउन किसी नाउन को रेफर करेगा, किसी पर्सन और थिंग्स को एक बार में, एक को, मतलब आइदर बोले तो आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। हिंदी अगर इसका देखें तो दोनों में से कोई एक, कोई एक। उसी तरह वन का मतलब होता है कोई, निश्चित नहीं है। एनी वन मतलब भी उसी तरह। नाइदर मतलब भी दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी दो में से सिलेक्शन की बात होती है तो कोई नहीं। और ईच मतलब होता है प्रत्येक। इस प्रकार से एवरीवन मतलब सभी, नन मतलब कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रखना, हिंदी भी ध्यान रखिएगा कि जब दो में से किसी एक को चुनने की बात हो तो आइदर का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी के नहीं चुनने की बात होगी तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। और ईच की बात करें तो ईच मतलब प्रत्येक। अब हम बात करें इसके साथ लगे हाथ, आपको ये भी समझ लेना है कि इन सबों के साथ सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको सिंगुलर प्रोनाउन के जैसा हम काउंट करते हैं। आपने अभी देखा इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी आप सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। वन का कुछ और केस होता है
इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण के जो केस हैं उसके बारे में, वर्ण का प्रयोग हम करते हैं तो उसको भी सावधानीपूर्वक करना है। कहाँ पे करेंगे, जैसे वन शुड डू हिज वंस ड्यूटी, ना कि हिज ड्यूटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल और भी चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है बस आज के लिए इतना ही। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे भी मैंने बता दिया। वहाँ से ज़्यादा सवाल आते नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का हिंदी क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इसको अभी मैंने बताया। इसको आप ठीक से पूरी तरह से देख लें। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पीछे का वीडियो तो उसको भी ज़रूर देख लें, ताकि इस वीडियो को आगे भी जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसको भी समझने में आसानी होगी। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर भी आएंगे जो CGL में पूछे गए सवाल हैं, जो SSC के अनदर एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं, या बैंक में जो भी प्रोनाउन से रिगार्डिंग सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम प्रोनाउन को पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और भी टॉपिक्स को कवर करें। और सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि चैप्टर वाइज हम कर के सीक्वेंस में कवर करते जाएंगे। और भी अगर आप कमेंट करके बताएं कि और किस प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं, कौन कौन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, अगर अभी तक मैंने जो पढ़ाया उनमें कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर वहाँ जवाब दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।